हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है वेज डिटर्मिनेशन अंडर प्रोडक्ट मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन इन द लेबर मार्केट। ये जो टॉपिक है ये फैक्टर प्राइसिंग के चैप्टर में से लिया गया है और फैक्टर प्राइसिंग के सारे टॉपिक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे तनख्वाह डिटर्मिन की जाती है जब जो भी वो प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, उसकी तो मोनोपोली है मगर लेबर मार्केट में परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? इन दिस सेक्शन या इन दिस टॉपिक we will discuss wage determination in a situation in which a monopolist in the commodity market buys the services of a variable factor, that is labor, in a perfectly competitive market। तो बेसिकली इसमें ये बताया कि हम इसमें वेज डिटर्मिनेशन पता लगाने की कोशिश करेंगे ऐसी सिचुएशन में जिसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें तो मोनोपोली है। तो मोनोपोलिस्ट किस तरीके से जाके फैक्टर मार्केट में जहाँ की परफेक्ट कंपटीशन है वहाँ पे जाके लेबर खरीदता है, तो कितनी तनख्वाह जो है वहाँ फिक्स हो गई, तो कितनी वेज रेट डिटर्मिन होगी उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। इन केस ऑफ प्रोडक्ट मोनोपोली, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जिसको VMPL भी कहा जाता है, इज नॉट द बेसिस ऑफ मोनोपोलिस्ट्स लेबर डिमांड कर्व। इसका जो बेस होगा वो VMPL नहीं होगा। द रीज़न इज, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो VMPL होता था, द रीज़न इज VMPL इज कैलकुलेटेड एट अ कॉन्स्टेंट प्राइस, दैट इज VMPL इज इक्वल टू MPP। MPP है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ X, वेयर प्राइस ऑफ X इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू तो एक ही होते हैं क्योंकि प्राइस तो एवरेज रेवेन्यू होता है, वेयर एज अंडर प्रोडक्ट मोनोपोली के अंडर क्या होता है, प्राइस ज़्यादा होता है और मार्जिन रेवेन्यू कम होता है। प्राइस मतलब AR, तो AR ये है तो MR उससे कम होता है ना, तो हमेशा AR जो है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे तभी लिखा हुआ है कि प्राइस ऑफ X इज ग्रेटर देन मार्जिन रेवेन्यू ऑफ X बिकॉज अ मोनोपोलिस्ट फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, क्योंकि उसकी डिमांड कर्व नीचे गिरती है। ठीक है, ये तो बेसिक्स हैं माइक्रो के, इतना तो पता होना ही चाहिए आपको। द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर मोनोपोली इज गिवन एज, इक्विलिब्रियम कब होता है? जब MCMR को नीचे से काटता है और MCMR बराबर होते हैं। वेयर लेबर कॉस्ट जो कि वेजेस है W इज द ओनली कॉस्ट, MC इज इक्वल्स टू मार्जिनल वेज, तो इसको MW को मार्जिनल वेज भी कहते हैं, वेयर MW इज मार्जिनल वेज। तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल वेज इन्होंने एक ही लेके रखी हुई है। द मोनोपोलिस्ट रीचेज इक्विलिब्रियम विद respect to variable labor employment where marginal revenue productivity of labor is equal to marginal wage। तो इक्विलिब्रियम कब होगा? जब marginal revenue productivity of labor marginal wage के बराबर होगी, where marginal revenue productivity of labor is equal to marginal physical productivity multiply by marginal revenue। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि मैं अभी टेबल में बताऊंगा। Since प्राइस ऑफ X इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ X अंडर प्रोडक्ट मोनोपोली, तो इस वजह से वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी ज़्यादा होगी क्योंकि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी प्राइस से ही निकलती है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल। तो इसको हम फॉलोइंग टेबल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लो क्वांटिटी हमने दी हुई है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप साथ के साथ टेबल को बना लेना। TP टोटल प्रोडक्शन है जिसको हम क्वांटिटी भी कह सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो ये इस हिसाब से मैंने लिखी है 7, 13.5, 19, 23, 24 एंड 24। नेक्स्ट आ जाता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, जो इसमें चेंज आया है, जैसे 7 है इसमें चेंज आया 6.5, इसमें कितना चेंज आया 5.5, इसमें कितना चेंज आया, इसमें चेंज आया 4। कोई घर के बाहर हॉर्न मार रहा है तो आप माइंड मत करना। ठीक है, तो यहाँ आ गया 1 और यहाँ चेंज आ गया 0। तो नेक्स्ट आ जाता है PX जो प्राइस ऑफ X है। तो क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है जैसा कि मैंने बताया था, तो प्राइस तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी वो गिरती रहेगी। तो मैंने लिखा है 10, 9, 8, 7, 6, 5। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस कितना है 10, मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ 10, प्राइस है 10 और क्वांटिटी यहाँ पे है 1। तो अगर हम देखें प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो प्राइस यहाँ पे हमने लिया है ये, क्वांटिटी हमने ली हुई है ये वाली जो TP है प्रोडक्शन, ये क्वांटिटी ऑफ लेबर नहीं लेनी। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज़ 70। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 13 पॉइंट समथिंग इज़ दिस। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 19 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 23, 6 मल्टीप्लाई बाय 24, 5 मल्टीप्लाई बाय दिस, ये सारा का सारा हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ये मैंने PX और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके बनाया है। अब हम देख रहे हैं चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू में चेंज कितना आया? तो पहले 70 की जगह 70 लिख लिया, अब 122, 70 से 122 में चेंज आया तो कितना चेंज आया 52। वैसे ही 122 से 152 चला गया तो 30 का चेंज आया। ऐसे सब में चेंज निकाल दिया, यहाँ जब कम हो रहा है तो माइनस में लिख दिया। ठीक है, फिर मार्जिनल रेवेन्यू
रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे जो हमने लगाया, वो निकाला चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। ये फॉर्मूले याद रखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंडर तो सीधे हो जाते हैं, मगर जब इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चेंज इन टोटल रेवेन्यू कितना है यहाँ पे 70 डिवाइडेड बाय मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कितना है 7, 70 डिवाइडेड बाय 7 कितना आया 10, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। 52 डिवाइडेड बाय 6.5 दिस, 30 डिवाइडेड बाय 5.5 दिस। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आपने 9 नहीं, मैं किससे लिख रहा हूँ, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, चेंज देखना ना, तो इसको इससे डिवाइड करते रहेंगे। तो ये मैंने रफली जो आया है, मैंने रफ में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे 17 डिवाइडेड बाय दिस इज़ दिस, तो जैसे 9 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मैंने रफली 2 लिख लिया। ठीक है, ताकि ज़्यादा कंट्रोवर्सी ना हो। तो -12 डिवाइडेड बाय 0 इज़ दिस, क्योंकि पॉइंटों में फिर आगे थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो नेक्स्ट आ जाता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। इसको निकालने के लिए मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल रेवेन्यू। तो अब मैंने क्या किया, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मैं यहाँ रब कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये वाला मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल रेवेन्यू, तो इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 70। ठीक है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये आ गया। ये सारे नंबर आप ऐसे ही निकाल लोगे कॉलन से मल्टीप्लाई करके, तभी मैंने नीचे फॉर्मूले लिखे हैं। फिर आ जाता है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। यहाँ पे ये चीज़ ही दिखाने के लिए आपको ये मैंने पूरा का पूरा टेबल बनाया कि जब हम मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी निकालते हैं तो हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को मार्जिनल रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, मगर जब हम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालते हैं तो सेम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को हम प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्राइस जो है वो ये है। ठीक है, तो जब हम इस पूरी की पूरी जो कॉलन है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हैं तो छोटे नंबरों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो छोटा ही आएगा ना, क्योंकि फ़र्क तो MR और P का ही है, और जब इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है तो प्राइस ज़्यादा होता है और मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा कम होता है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इट कैन बी सीन फ्रॉम द लास्ट 2 कॉलम्स ऑफ द टेबल दैट एक्सेप्ट एट द इनिशियल स्टेज, अगर इनिशियल स्टेज पे देखें, इसको छोड़ दें, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ नॉट द सेम एज वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, चेंज ही है। ठीक है, पहले नंबर को छोड़ दें तो वाइल बोथ marginal revenue productivity of labor and value of marginal productivity of labor tend to decrease, marginal revenue productivity falls at a much faster rate। क्यों? क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी मार्जिनल रेवेन्यू से निकल रही है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू तेज़ी से गिरता है, AR से तो तेज़ी से ही गिरता है ना। द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एंड वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो मैंने यहाँ बनाया मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी जो है वो तेज़ी से गिर रही है और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो कम तेज़ी से गिर रही है। इसकी स्लोप जो है कम है, इसकी स्लोप उससे भी ज़्यादा है। इट कैन बी सीन दैट वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर या VMPL कर्व लाइज above the marginal revenue productivity of labor curve at all the levels of employment। सारे level of employment पे ये जो VMPL curve है ये ऊपर ही है। The reason is that, वही reason बाल की खाल निकालनी है, price of X is greater than marginal revenue of X। जो price होता है मतलब AR जो है वो MR से तो ज़्यादा ही होता है at all levels of employment and output। The common feature of VMPL and the marginal revenue productivity of labor curve MRPL is that both have a negative slope, though the slope of VMPL is greater than that of MRPL। दोनों नीचे गिर रही हैं, दोनों की स्लोप नेगेटिव है, मगर VMPL की स्लोप कम है। Having derived the MRPL मतलब marginal revenue productivity of labor curve for product monopoly, let us now show the derivation of labor demand curve for a product monopoly, assuming, दो हम assumption ले रहे हैं, monopoly uses only labor as a variable factor, जो monopoly है वही as a variable factor है, it uses both labor and capital as variable factors। तो ये जो मतलब लेबर एंड जो एक फैक्टर मान के चल रहे हैं तो सिर्फ लेबर है, अगर एक से ज़्यादा फैक्टर का यूज़ कर रहा है तो लेबर और कैपिटल ही दो फैक्टर है। तो हम दोनों सिचुएशंस में इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये मान के चलते हैं कि मोनोपोली डिमांड फॉर लेबर सिंगल वेरिएबल फैक्टर, तो मोनोपोली की डिमांड जबकि लेबर ही सिंगल वेरिएबल फैक्टर है। ठीक है, तो फिर हम जो बी पॉइंट है उसमें डिस्कस करेंगे कि इसकी मतलब दो फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों के केस में बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम सिंगल वेरिएबल फैक्टर की बात लेके चल रहे हैं। लेट अस रिकॉल द अजम्पशन दैट द मोनोपोलिस्ट हायर्स द लेबर फ्रॉम अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट। तो हमने ये मान के चल रहे हैं कि जो लेबर मार्केट है उसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। सिंस लेबर मार्केट इज़ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, अ मोनोपोली फर्म फेसेस अ परफेक्टली इलास्टिक लेबर सप्लाई। तो
क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है तो जो लेबर सप्लाई होगी वो परफेक्टली इलास्टिक होगी, ये तो हमें पता ही है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन होता है तो लेबर की जो सप्लाई है वो तो इन्फाइनाइट मतलब परफेक्टली इलास्टिक होगी। एज शोन बाय द सप्लाई कर्व SL, ये जो सप्लाई कर्व है SL in the given figure, as regards the monopoly firms demand for labor, the curve MRPL, marginal revenue productivity of labor, is its demand curve for labor। तो जब भी सिंगल वेरिएबल फैक्टर होगा तो उस केस में ये जो MRPL, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कर्व है, यही इसकी डिमांड कर्व होगी। ठीक है, अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोली फर्म विल हायर लेबर अप टू अ पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जिसको MRPL कहते हैं, इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, दैट इज MCL। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट वहीं तक होगी जहाँ पे ये जो MRPL है और मार्जिनल कॉस्ट है वो बराबर है। सिंस क्योंकि हमें पता है कि ये जो वेज रेट है जो कि कांस्टेंट है इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में वेज रेट जो है कांस्टेंट है, द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट will employ labor up to the point where marginal revenue productivity of labor is equals to marginal cost which is equals to wage। तो सिंपल वर्ड्स में इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, जहाँ पे ये वेज रेट मतलब सप्लाई कर्व और ये कर्व इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, तो अब as shown in the above figure, marginal revenue productivity of labor and supply of labor curves intersect at point E। ये E पॉइंट पे काट रहे हैं जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ठीक है, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के सामने वेजेस होगी OW कैप या फिर OW बार और OL यूनिट्स ऑफ लेबर जो है वो एम्प्लॉय किए जाएंगे। ठीक है, बट at this point marginal revenue productivity of labor is equals to W bar is equals to marginal cost of labor। तो at point E या point E therefore determines the equilibrium demand for labor at OL। तो यूनिट्स जो लेबर है वो बता दिया कि OL यूनिट्स ऑफ लेबर इस्तेमाल में आ रहे हैं। In other words, the profit maximizing monopoly will employ OL units of labor because this level of employment satisfy the profit maximizing condition, that is वही वाली condition जो ऊपर लिखी थी दोबारा लिख ली। When wage rate decreases to OW1, मान लो वेज रेट OW1 तक गिर गई, इतनी होगी। अब ये वाली कर्व, ये जो इस कर्व को कहाँ काट रही है, E1 पे। अब ये जो है वेज रेट, इसके ऊपर इतने लेबर काम करेंगे OL2, समझ गए बात। तो अब इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा और वैसे अगर ऊपर आ गई तो ऊपर वाला हो जाएगा, तो लेबर कम हो जाएंगे, तो तनख्वाह बढ़ेगी तो लेबर की इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ लेबर कम हो जाएंगे और तनख्वाह कम होगी तो वो ज़्यादा लेबर लगाएगा। यही चीज़ को थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, द मोनोपोलिस्ट एम्प्लॉयज OL2 यूनिट्स ऑफ लेबर, जब तनख्वाह OW1 हो जाएगी, गिर जाएगी, तो ज़्यादा लेबर से काम कराएगा। सिमिलरली when the wage rate rises to OW2 the firm will employ OL1 units of labor। वही वाली बात, जब तनख्वाह बढ़ जाएगी तो अब पहले से, जब तनख्वाह बढ़ जाएगी तो वो पहले से कम लेबर लगाएगा। ठीक है, तो इसके बाद it is thus clear that as the wage rate changes the demand for labor also changes along with marginal revenue productivity for labor curve। MRPL के हिसाब से ये डिमांड कर्व है, जैसे जैसे ये सप्लाई कर्व ऊपर नीचे होती रहेगी या वेजेस ऊपर नीचे होती रहेंगी वैसे वैसे इक्विलिब्रियम भी चेंज होता रहेगा। समझ के बात। तो इसके बाद therefore the marginal revenue productivity of labor curve is the monopolist's demand curve for labor where labor is the only variable factor used by the monopoly firm। तो यही एक फैक्टर है जिसको मोनोपोली फर्म के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से समझना आप, मैं यहाँ से बैक करके रब किया हुआ था, ये इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मोनोपोलिस्ट डिमांड फॉर लेबर व्हेन 2 वेरिएबल फैक्टर्स आर यूज्ड। तो मोनोपोलिस्ट की डिमांड कर्व क्या होगी, जब 2 वेरिएबल फैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, व्हेन मोनोपोलिस्ट यूजेस मोर देन 1 वेरिएबल इनपुट इट्स मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, या MRPL जो कर्व थी वो मतलब पीछे चलते हैं तो जब एक फैक्टर यूज़ करते हैं तो MRPL ही हो जाती है, मगर जब एक से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उस केस में ये डिमांड कर्व नहीं रहती। समझ के बात, पिछले केस में तो MRPL को यूज़ कर रहे थे, इस केस में ये कर्व नहीं रहती। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। इसको हम डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। Y एक्सिस पे वेजेस है और X एक्सिस पे लेबर है। लेट अस सपोज दैट मोनोपोलिस्ट्स marginal revenue productivity of labor MRPL curve and the labor supply curve are initially given by MRPL1 ये वाली कर्व, ठीक है, and supply curve respectively SL2 ये वाली कर्व। ठीक है, ये वाली कर्व और ये वाली कर्व इनिशियल कर्व्स हैं। ठीक है, अब given the wage rate OW2, ये वेज रेट गिवन है OW2,
मोनोपलिस्ट इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E1। मोनोपलिस्ट किस पे इक्विलिब्रियम है? अगर ये वेज रेट है तो मोनोपलिस्ट इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे E1 पे वो OL1 यूनिट्स ऑफ लेबर जो है वो एम्प्लॉय करेगा, वेयर ही एम्प्लॉयज OL1 यूनिट्स ऑफ लेबर। अब क्या होता है, नाउ लेट द वेज रेट फॉल्स टू OW1। अगर वेज रेट OW1 पे आ जाती है फिर क्या होगा, ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, द मोनोपलिस्ट शुड हैव मूव्ड डाउन along the marginal revenue productivity L1 MRP L1 to point E। तो इससे क्या होगा, अगर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व यही सेम रह रही है तो वो नीचे खिसकता इस वेज रेट के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से जहाँ दोनों कट होते हैं वहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वेज रेट इतनी होगी, उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इतनी है, तो दोनों पॉइंट ई पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो वो ई पॉइंट पे आ गया। बट अदर थिंग्स डू नॉट रिमेन द सेम बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फैक्टर डिमांड। बाकी सारे फैक्टर सेम नहीं रहेंगे क्योंकि फैक्टर्स की डिमांड इंटरडिपेंडेंट है। द फॉल इन द वेज रेट फ्रॉम OW2 टू OW1 कॉजेज 3 काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स। इससे 3 तरीके के इफेक्ट्स होंगे। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, आउटपुट इफेक्ट एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इफेक्ट। तो सबसे पहले द आउटपुट एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इफेक्ट्स कॉज अ राइटवर्ड शिफ्ट in the marginal revenue productivity curve from MRPL1 to MRPL2। तो हुआ क्या, आउटपुट इफेक्ट और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इफेक्ट की वजह से ये जो MRPL कर्व है, ये MRPL बार बार कह रहा हूँ, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी करना था, यहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इसका मैंने नाम दे दिया MRL1। ठीक है, इसको हम MRPL में यहाँ मैंने लिख देता हूँ MRPL1। ठीक है, मैंने यहाँ पे MRPL2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस साइड को शिफ्ट हो जाएगी ड्यू टू आउटपुट इफेक्ट। ठीक है, आउटपुट इफेक्ट के साथ साथ जो है जो क्या कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इफेक्ट एंड आउटपुट इफेक्ट की वजह से ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, द MRPL2 इंटरसेक्ट्स SL1 एट पॉइंट E2। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, E2 पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, अब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ये नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ जाएगा और अब लेबर OL2 यूज़ होंगे इस तनख्वाह के ऊपर। ठीक है, देयरफॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपलिस्ट मूव to a new equilibrium point E2. By joining the equilibrium points E1 and E2, we get the monopolist's demand curve for labor when he uses 2 or more inputs. तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं E1 को और E2 को, तो हमें डिमांड फॉर लेबर कर्व मिल जाती है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ही लेबर की डिमांड कर्व ड्राइव होगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, बाय ज्वाइनिंग, ये वाली लाइन, बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स E1 एंड E2 वी गेट द मोनोपोलिस्ट डिमांड कर्व for labor when he uses 2 or more inputs. The labor demand curve जो DL है represents the monopoly's demand curve for labor when more than one variable input is used. तो more than one variable में हमें इस तरीके से बनाना है, और अगर एक ही वेरिएबल फैक्टर है तो हमें जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व है वही डिमांड कर्व फॉर लेबर बन जाएगी। तो इस केस में डिमांड फॉर लेबर यही हो जाएगी। ठीक है, तो अब इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन होगा, वही बात, जहाँ डिमांड सप्लाई कट हुई वही इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइस कैसे हुआ, व्हेन द प्रोडक्ट मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड द वेरिएबल फैक्टर market is perfectly competitive, the factor price and employment are determined in the same way as determined in the perfectly competitive market. तो मोनोपोली हो या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गुड्स मार्केट में, तरीका एक ही है, जहाँ पे डिमांड और जहाँ पे सप्लाई कट होगी वो इक्विलिब्रियम, ये वेज रेट हो गया और इतनी क्वांटिटी ऑफ लेबर इक्विलिब्रियम की होगी। दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर्स इज डिटर्मिन्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ मार्केट डिमांड कर्व फॉर and market supply curve of factor. That is, however, one important, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, डिफरेंस बिटवीन द टू। In case of perfectly competitive product market, the market demand curve for labor is passed through value of marginal productivity of labor. तो जब भी perfect competition होता था तो VMPL के थ्रू हम निकालते थे डिमांड कर्व, बट यहाँ पे MRPL के थ्रू निकालते हैं। वेयरएज इन केस ऑफ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, द डिमांड फॉर द मार्केट डिमांड कर्व फॉर लेबर इज बेस्ड ऑन इट्स MRPL। तो ये
MRPL के ऊपर बेस्ड हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक, जिसमें प्रोडक्ट की मोनोपोली हो और दूसरी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, दूसरा परफेक्ट कंपटीशन हो लेबर मार्केट में, तो किस तरीके से वेज रेट डिटरमिन होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर बाय मोनोपोली। मोनोपोली लेबर की एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से करता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।